आप सोचिए, बस सोचिए, हाँ, अगर पिछले साल जो चुनाव हुए थे जिसमें ये ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा था, अगर जीत जाता, बताइए क्या होता? अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो कोर्ट के फैसले से पहले ही मुझे ये बताइए, ये नैरेटिव एस्टैब्लिश नहीं करने की कोशिश होती कि देखिए ताहिर हुसैन को मुसलमान होने के नाते दंगे और हत्या के केस में फंसाया गया, जनता की अदालत में ये जीत गया, क्लीन चिट मिल गई। अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दंगाइयों का मनोबल बढ़ता कि नहीं बढ़ता, आप मुझे बताइए। इस आशंका से क्या इनकार किया जा सकता है कि अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो फिर किसी अंकित शर्मा को मारने में दंगाइयों की भीड़ एक सेकंड नहीं सोचती? अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दिल्ली दंगों में मारे गए 53 लोगों के परिवार वालों का सिस्टम से भरोसा नहीं उठ जाता? और सबसे खतरनाक बात, अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो वो माननीय बनकर दिल्ली विधानसभा में बैठ रहा होता। पिछले साल ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM से टिकट दिया था। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन ने चुनाव भी लड़ा था। ताहिर को 33,000 वोट मिले और उसे चुनाव प्रचार करने के लिए बेल भी मिली। उस वक्त बीजेपी समेत कई पार्टियों ने ओवैसी के फैसले पर सवाल खड़े किए और तब ओवैसी ने क्या कहा था, मैं चाहती हूं न्यूज की पाठशाला में आप उस बात को सुने। तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा ज़रब उसमें लगी है। असद ओवैसी ये नहीं जानते हैं कि तलवार वाली जुबान वहां नहीं चलती है जहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होता है। असद ओवैसी साहब, अदालत में साक्ष्य चलते हैं, अदालत में प्रूफ चलता है, लंबी तलवार वाली जुबान नहीं चलती। और शायद यही वजह है कि आज ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है, लंबी जुबान की वजह से नहीं, लंबे सबूतों की लिस्ट की वजह से। जिस ताहिर हुसैन को ओवैसी दिल्ली विधानसभा भेजने की जुगत में लगे थे, उसे अदालत ने अंकित शर्मा हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया है। इस केस में 91 गवाहों के बयान और सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को जो कुछ कहा उसे ताहिर को बचाने वाले इकोसिस्टम को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है 25 फरवरी 2020 की शाम करीब 5 बजे ताहिर हुसैन चांद बाग पुलिया पर जुटी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था। कोर्ट ने कहा है यह भीड़ हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा करने के इरादे से इकट्ठा हुई थी। भीड़ का मकसद दंगा, लूटपाट, आगजनी, लोगों और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। चांद बाग पुलिया पर जुटी भीड़ हथियारों से लैस थी। इसी भीड़ ने IB कर्मचारी अंकित शर्मा को घेर लिया। यही भीड़ अंकित शर्मा को जबरदस्ती चांद बाग पुलिया की तरफ ले गई और फिर इसी भीड़ ने अंकित शर्मा पर बेरहमी से हमला करके उनकी हत्या कर दी। ताहिर हुसैन कानूनी रूप से अंकित शर्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार है, ये किसी और ने नहीं, कोर्ट ने कहा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया, तब वो रोने लगा, कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अंकित हत्याकांड में कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया, 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनके नाम भी आप जान लीजिए। पहला ताहिर हुसैन, दूसरा नजीम, तीसरा कासिम, चौथा अनस और 5वां जावेद। ये वो सारे लोग हैं जो दोषी करार दिए गए। कोर्ट के फैसले के बाद सुनिए दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार जो बात कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है, जब ये दंगे हो रहे थे तो एक मीडिया कर्मी की भी यही प्रायोरिटी थी और एक मीडिया संस्था की भी यही प्रायोरिटी थी कि जो उसे दिख रहा है वो दिखाया जाए। मेरे फोन में अभी भी वो तस्वीरें लॉक हैं और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ। आज सुबह मैं इन्हें तलाश रही थी, ये 2020 की बात है और मैंने आप लोगों के लिए वो तस्वीरें आज खोज कर रखी है क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, पता नहीं कितना अच्छे से हाँ ओके। अब ये मैं आपको पहली तस्वीर दिखाती हूँ। यही है वो ताहिर हुसैन का घर, ये मैंने अपने फ़ोन से ली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद आपको दिखाई दे रहा है, 27 फरवरी 2020, ठीक है। ये मैं इसको दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे मीडिया कर्मी हैं नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जगह जगह चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हमको दिखाई दी, ये मैंने अपने कैमरे से ली है। ये सुतली बॉम्ब सा दिखता हुआ कुछ। फिर आप ये देखिए, ये किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और उस बॉटल में आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ कपड़ा सा कुछ ठूसा हुआ, इसके अंदर या हाँ ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए ये पेट्रोल बॉम्ब बनाया, ये मेरे कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये देखिए उस वक्त का जो मंजर, आप ये पूरा घर देख रहे हैं, पूरा घर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ अंदर शायद कुछ फेंका गया और उसके बाद इस पूरे घर को आग लगा दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, मतलब इतनी कंक्रीट, ये सामने की वो सारी की सारी इलाके हैं जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है। सामने की तरफ ये वो पूरा इलाका है। आप देखिए किस तरीके का मंजर था। ये पूरा घर जला हुआ है, ठीक है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार से, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तब हमने बाकायदा मैंने अपने कैमरे में ली थी। ये वो तस्वीर है। आप वो जालियों के पीछे एक बार फिर से वो दिखाइएगा, बार बार ये रिपीट होंगी। जाली के पीछे पूरा एक ये जो पीछे आपको वो रंग बिरंगा दिख रहा है और तिरंगे जैसा रंग है उस दरवाजे का, गेट का, कॉलोनी के गेट का, उसके पीछे तमाम औरतें खड़ी हुई थी। मुझे आज भी वो मंजर अच्छे से याद है, भयानक मंजर था। पुलिस कह रही थी तो आप अंदर रहिए, बाहर की तरफ मत आइएगा। और वहाँ उन इलाकों से एक एक करके लड़का आता था और वो वहाँ पर पहरेदारी देता था। पूरी रात वहाँ पर ऐसे ही गेटेड कॉलोनीज थी, मतलब गली थी और उसके दोनों तरफ दरवाजे ऐसे रखे हुए थे। दरवाजे बंद करके दरवाजे के इस पार लड़का किसी घर का आता था, किसी और घर से एक और लड़का आता था, फिर वो पहरेदारी देते थे कि दंगाई आकर कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आग जला दें। ये तब का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जब सुरक्षा कर्मी वहाँ पर तैनात किए गए थे, तो वो हमको उस इलाके में इसलिए भी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि बहुत सेंसिटिव माहौल था। मुझे आज भी याद है कि जब हम वहाँ पर गए और हम माइक से लोगों को बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि आप किसी से बात ना करें क्योंकि वहाँ पर ये हो जाता था कि पूरा का पूरा एक ग्रुप आकर खड़ा हो जाता था। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैंने माइक ऐसे सामने किया और वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि पूरा का पूरा ग्रुप आकर खड़ा हो जाता और वो आपको लगातार एक टुक देख रहा होता। जहाँ कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होते वो फौरन आपके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर देते, आपको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते। ये आप वो इलाका देखिए, यहाँ पर बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक स्कीमिंग के तहत दुकानें थी। एक हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान, फिर हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान। लेकिन जो दुकानें जली वो हिंदुओं की दुकानें जली, एक धर्म विशेष की दुकानें जली और बाकी अगल बगल जो है वो, और ये सारी चीजें साफ तौर पर हमें नजर आ रही थी। यानी कोई एक सरगना था जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रहा था, पहले से चिन्हित की जा रही थी। इतना भयानक मंजर था वो। और लोग फिर बाहर आकर ये देखिए इस तरीके से अगले दिन
जब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो लोग आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन है, किसने दंगा किया है। जो आपसी भाईचारे को नजर लगाती हुई तस्वीर थी वो हमने अपनी आंखों से देखी है। और सबसे खतरनाक चीज ये थी कि जब आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब ताहिर हुसैन के घर से जो जो भी चीजें मिली थी उसको दिखाया जा रहा था तो आरोप सीधा मीडिया पर मढ़ा जा रहा था। मीडिया को तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा था। वहां पर रिपोर्टिंग करना कोई खतरे से खाली नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर लोग नजर रख रहे थे कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है, और उसके बाद अलग से सोशल मीडिया पर आपको जो है ट्रोल किया जाता था, ये कहकर कि आप खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ताहिर हुसैन और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तब की वो तस्वीर। सबने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया ट्रायल है। एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे मीडिया जानबूझकर टारगेट कर रही हो। ये बताइए, तथ्य जिसके साथ होंगे सत्य उसके साथ होगा। जो सच है वही परोसा जाएगा। झूठ कितने दिन टिक सकता है? और कोर्ट में क्या हुआ? आपने तरह तरह के नाम पुकारे। इस इकोसिस्टम ने मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की। इस इकोसिस्टम ने वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मियों को बदनाम करने की कोशिश की। यह बताने की कोशिश की कि देखिए ये कैसे दानव है जो एक कम्युनिटी विशेष को जो है बकायदा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और गलत साबित कर रहे हैं, जबकि दोषी को ही आज की तारीख में जो दोषी है उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर पर वो पेट्रोल बम मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि असले आपके घर पर मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम तरीके की तस्वीरें आपके इर्द गिर्द की यही इशारा करते रहे। और इसीलिए जो लोग ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे हैं उन्हें अंकित शर्मा का चेहरा याद करना चाहिए, बार बार उसे देखना चाहिए। जिन लोगों की जुबान पर, और हम हर उस शख्स के साथ है जिसकी लिंचिंग हुई है, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू हो, चाहे वो तबरेज हो, लेकिन आपने एक चीज नोट की है, ये इकोसिस्टम कितना खतरनाक है। अखलाक और पहलू और तबरेज, इन सब के नाम बोलते वक्त आप कभी नहीं सोचेंगे कि नाम वही था कि कुछ और था। आपने वो सारे नाम अच्छे से रटे होंगे क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन पालघर के साधुओं का नाम आपको याद है? कोई एक बता सकता है मुझे? अंकित शर्मा आज मैंने आपको याद दिलाया, इसीलिए आपको पूरा नाम याद होगा, वरना आपको याद था कि आईबी ऑफिसर जो नाले में जिसकी लाश मिली थी वो कौन था? जो लोग पहलू खान का नाम लेते नहीं भूलते हैं, हेड कांस्टेबल रतन लाल का चेहरा याद है उनको, जिन्हें दंगाइयों ने ऑन ड्यूटी पीट पीट कर शहीद कर दिया था। और मैं यहां धर्म नहीं ढूंढ रही हूं, मैं इस इकोसिस्टम की खतरनाक चालाकी उजागर कर रही हूं। इस देश में जिसकी भी लिंचिंग हुई है वो किसी भी धर्म का हो, मीडिया और पूरा देश, कानून उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी एक शख्स की जब लिंचिंग होती है तो आप ये कहने से कतराते नहीं है कि देखिए पूरे समाज की लिंचिंग हो रही है, पूरे धर्म की लिंचिंग हो रही है। लेकिन अगर अंकित शर्मा मारा जाता है और कोई कांस्टेबल रतन लाल शहीद होता है तब आपको नहीं लगता कि फला धर्म की लिंचिंग हो रही है? इसीलिए ताहिर हुसैन को लेकर अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया है कि वो दंगों में शामिल था, वो दोषी है, हत्या में शामिल था, वो दोषी है। लेकिन ताहिर हुसैन के पीछे खड़ा इकोसिस्टम जो उसे बचा रहा था, जो आज भी एक्टिव है, ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद ये इकोसिस्टम कैसे कुलबुलाने लगा है। कुछ लोगों की बात मैं आपको सुनाती। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ये कहते हैं कि अगर ताहिर का नाम कपिल होता तो वो बरी हो जाता। एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि ताहिर हुसैन का नाम आनंद मोहन या राम प्रसाद होता तो शायद उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। आप नेता आयतुल्ला खान कहते हैं कि ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन इन सभी नेताओं में से क्या किसी ने अंकित शर्मा की हत्या पर जुबान खोली? क्या किसी ने कहा कि अंकित शर्मा का नाम ताहिर होता तो शायद उसकी जान बच जाती?
क्या किसी ने कहा कि अंकित शर्मा का नाम मोहम्मद अजमल होता तो दंगाई भीड़ उसकी जान बख्श देती? क्या उस वक्त किसी ने यह कहा कि अंकित शर्मा की हत्या का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है? मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूं, अगर नहीं कहा तो अब क्यों? ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ये खतरनाक नफरती नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब क्यों? ताहिर हुसैन के बचाव में अगर एनसीपी शरद पवार के नेता ये बयान दे रहे हैं कि उसके नाम की वजह से उसे दोषी करार दिया गया है, तो इन सभी नेताओं से मेरा एक सवाल, उम्मीद है मेरे इस सवाल का जवाब ये तमाम नेता देंगे, और ये नेता अगर जवाब ना दे पाए तो बंद कमरे में अपने गिरेबान में झांके जरूर और सोचेंगे कि क्या उन्हें ऐसी नफरती बातें और ऐसा नफरती नैरेटिव सेट करना चाहिए। आप देखिए कि अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन के साथ कुल 11 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया, इसलिए क्योंकि उनका नाम मोहन था या ब्रिज था या कुछ और था, और एक एक करके नाम बता देती। पहला नाम हसीन उर्फ सलमान, इसका नाम तो कपिल नहीं था, फिर कोर्ट ने इसे बरी क्यों किया? दूसरा नाम समीर खान, इसका नाम तो आनंद मोहन नहीं था, तो फिर इसे कोर्ट ने कैसे बरी किया? तीसरा नाम फिरोज, इसका नाम भी रामप्रसाद नहीं था, तो इसको कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया? कैसे? गोपाल नहीं था, आलम था इसका नाम, कैसे छोड़ दिया? गुलफाम का नाम शुभम नहीं था, कैसे छोड़ दिया? इसके हाथों की हथकड़ी कैसे खुल गई? और छठा नाम मुंतजिम उर्फ मूसा, इसका नाम भी मनोज नहीं था, तो फिर इसे भी ताहिर की तरह दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? मतलब गजब ही तर्क है, गजब ही तर्क है इन पार्टियों का। किसे बचा रहे हो यार, किसे? कोर्ट के फैसले के बाद तो मान लीजिए कि हां आप गलत साइड पर खड़े हुए थे, किसी अखलाक की लिंचिंग हो जाए तो टारगेट किलिंग, और किसी अंकित शर्मा की हत्या हो जाए तो नॉर्मल क्राइम कैसे भैया? किसी पहलू खान को भीड़ पीट पीट कर मार डाले तो अल्पसंख्यक खतरे में, और हेड कांस्टेबल रतन लाल को दंगाई पीट पीट कर मार डाले तो पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों हुक्म? 2020 के दंगों में ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी से निकाल दिया, और अब अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर को दोषी करार दिए जाने के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने उसे बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया था। क्या वो चंदा चोर पार्टी के किसी सहयोगी संगठन में शामिल नहीं हुआ था? ये केजरीवाल जी सवाल उठा रहे हैं, एआईएमआईएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसने 2025 के दिल्ली चुनाव में ताहिर को टिकट दिया, और ओवैसी ने उसे जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया। इसीलिए कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है। सुनिए। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की 365 किडनैपिंग 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति ये लोग करते रहे, उससे वास्ता नहीं होना चाहिए, वास्ता सोच से होना चाहिए। और सोच ये होनी चाहिए कि इस देश में किसी का धर्म देखकर दोषी करार दिया जाए या बरी कर दिया जाए, ये कतई नहीं हो सकता है। और अगर वो एक धर्म विशेष का है और दोषी करार दे दिया जाए, तब आप सिस्टम को बख्शने पर किसी भी तरह का विचार करने को राजी हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस शख्स को आप दोषी करार दें, ये तो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है, ये तो हम पर अत्याचार है। देश के कानून के आगे कोई धर्म नहीं है। क्राइम किया है तो दोषी करार होंगे, सिंपल सा उसूल।